सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है जितेंद्र। ये हैं सतना, मध्य प्रदेश से। ये कुंडली दो भागों में विभाजित होती है। ये पहला हिस्सा है जो शनिवार को सुबह में जा रहा है। शनिवार के शाम में 8 बजे आप इसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ मुझे देखेंगे, जहां मैं लग्न, नवांश और दशमांश का एक साथ अध्ययन करूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम थोड़ा बड़ा और बृहद बनता है और लग्न कुंडली का विशद विश्लेषण करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पर कार्यक्रम के आरंभ में जैसे मैं बताता हूं मनुस्मृति की बात। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृता। अब मैं ये श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि लोग जो मैं आगे कहने वाला हूँ उसमें सवाल खड़ा कर सकते हैं, उनके प्रश्न, क्योंकि मंदमतियों की सवालों की कोई सीमा नहीं होती। वो कहीं से कुछ भी बोलो तो क्यों जरूर जोड़ेंगे और कैसे जरूर जोड़ेंगे। यहाँ लिखा है, स्थावर जंगम भूतों के बीच में जंगम प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। स्थावर और जंगम में जंगम श्रेष्ठ होता है और जंगम प्राणियों में भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ होता है। बुद्धिजीवी श्रेष्ठ होता है। उन बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य प्राणी जो है, मनुष्य जाति, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। स्थावर और जंगम में जंगम श्रेष्ठ हुआ, जंगम में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हुआ, बुद्धिजीवी में मनुष्य श्रेष्ठ हुआ और मनुष्य में कौन श्रेष्ठ होता है? उत्तमोत्तम ब्राह्मण। पर कौन ब्राह्मण? जिसके पास शास्त्र, धर्म, अध्यात्म, चिंतन, पुराण और उसके संस्कार निहित हों। समझ में आ गई बात? अब आइए आपको मैं विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले, जैसे ये कार्यक्रम आप लोग जानते हैं, अगर रेगुलर देखते हैं तो ये कार्यक्रम का पहला हिस्सा जहां मैं अलग से पंचांग बताता हूं, उसके बाद लग्न कुंडली का विश्लेषण करता हूं और फिर शाम के कार्यक्रम में आपको आज ही के दिन में इसके नवांश, दशमांश, लग्न, होरा आदि बाकी अन्य चार्टों का विश्लेषण कर देता हूं। इसमें मैं सबसे पहले आपको इस जातक की कुंडली में इनका जन्म 2048 विक्रम संवत 1913 शक संवत में तारण संवत्सर में जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति आसानी से, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति आसानी से किसी भी व्यक्ति का विश्वास पात्र हो जाता है और इतना विश्वास पात्र हो जाता है कि वो व्यक्ति इनको अपना संपूर्ण दे देता है। तो ये आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात है। और इनकी कुंडली में इनका जन्म हुआ है दक्षिणायन में। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को धन कमाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। वैसे सरकारी नौकरी का क्षेत्र भी कई बार बनता है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेम का प्रिय होता है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि का चंद्रमा सरकारी नौकरी का लाभ देता है या फिर एक बंधी हुई आय व्यक्ति को मिल जाती है। मतलब उनकी आमदनी में कमजोरी नहीं देखी जाएगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों या चंद्रमा शुभग्रह बनते हों। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से मृदुभाषी होगा, संपूर्ण होने की कोशिश में लगा रहता है, मेहनतकश होता है, मेहनती होता है, जिम्मेदारी लेने वाला होता है, क्रोध नहीं करता पर कभी कभी क्रोध से फूट पड़ता है, ऐसा भी बात लिखा हुआ है। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा दुखी होता है, असंतोषी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, कई बार अपने लिए, वो भी दूसरों के लिए नहीं, और प्रेम के पक्ष को उजागर करने वाला होता है। इनका जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है और हर्षण योग, ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति हर्षण योग, जैसे नाम से ही है हर्ष, तो इस वजह से व्यक्ति खुश होता है, मनोमालिन्य नहीं रहता, उदासीन नहीं होता और शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण। और पूर्वा भाद्रपद का प्रभाव पहले बता देता हूं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। वायुसेना में नौकरी के योग बनते हैं, जल सेना के नौकरी के योग बनते हैं, लेखक बनता है, अध्यापक बनता है, उसके बाद पत्रकार बन सकता है। ये सब इनकी कुंडली के योग बनते हैं। वैसे कई बार व्यक्ति को वन विभाग में और दफ्तर में क्लरिकल नौकरी भी मिल जाती है।
मैं एक बात तो यहां इतनी पंचांग देख करके और शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण इतनी बात तो पक्के से कह सकता हूं कि व्यक्ति मनुष्यत्व के गुण में उलझा हुआ नहीं है। वो निरंतर अपने गति को बढ़ाना चाहता है और निरंतर ही उत्तरोत्तर वृद्धि करने के पक्ष में रहता है। वो एक जगह पे टिक करके दकियानूस नहीं बनेगा और कभी भी पाखंड में उलझने वाला नहीं होता। वो अंधविश्वास के चक्कर में रहने वाला नहीं होता है। क्लियर है? ये इतनी इनकी कुंडली में शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति हमेशा ही राजसिक होता है और तामसिक भी होता है। और राजसिक और तामसिक से हटा करके अगर व्यक्ति शुद्ध सात्विक बन जाए तो कहने की कोई बात नहीं है। वैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग्न में शनि का प्रभाव है और ये लग्न 7 डिग्री का बैठा है, ढलान पे नहीं है, उत्तरोत्तर बलवान है, मतलब ये अभी जवान हो रहा है। और इनका जन्म शनि पुष्य के नक्षत्र शनि में पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा। लग्न 7 डिग्री का है तो पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति हो जाएंगे, पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति हो जाएंगे बुध। तो पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति जब बुध होंगे तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का भी प्रभाव है क्योंकि लग्नेश है। पुष्य नक्षत्र शनि का भी प्रभाव देगा क्योंकि नक्षत्र का अधिपति शनि है और नक्षत्र के चरण के अधिपति बुध हो जाएंगे। इस वजह से जातक की कुंडली में बुध बुद्धिमान बनाएगा, शनि उसको तार्किक और कभी भी अन्याय नहीं करने वाला बनाएगा। और चंद्रमा के लग्न में होने के कारण 7 डिग्री के लग्न के होने के कारण व्यक्ति अति संवेदनशील और अत्यंत भावुक हो जाता है। ये एक कमजोरी होती है जहां व्यक्ति दूसरों के दुख को देख करके तुरंत ही द्रवित हो जाता है और कहीं से भी इसको जब कुछ भी नहीं दिखता तो सबसे पहले अपने गुरु अपने माता पिता को याद करता है। उसको हमेशा ही इस बात का एहसास होता है और वो जानता है कि मेरे पीछे मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे पीछे मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। वो किसी भी तरीके से कभी भी अपने माता और पिता का सत्कार ही करना चाहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी बने वो व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता का, अगर आप ऐसा नहीं करते तो याद रखिएगा आपकी कुंडली में दशम भाव का अधिपति दशम भाव को देख रहा है, चतुर्थ स्थान का अधिपति आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। ऐसी अवस्था में आपके माता के स्वास्थ्य को कमजोरी मिलेगी। अगर पिता का असम्मान वाला भाव जागेगा आपके भाव से तो माता को कष्ट होगा। इस वजह से यह बात बनती है। कर्क लग्न बहुत अच्छा लग्न है। धन भाव में मित्र की राशि में सूर्य गुरु का बैठना 17 डिग्री के बलवान अवस्था में चंद्रमा और गुरु का यह संयोग इस कर्क लग्न की कुंडली के लिए, जो भी कर्क लग्न के लोग हैं मैं उन लोगों को बताऊं, जो भी कर्क लग्न की कुंडली बनती है यहां व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भावुक, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, चंद्रमा सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्रहों में आते हैं, दूसरे नंबर पे बुध आते हैं। चंद्रमा अतिचारी ग्रह होता है, ये तुरंत तुरंत अपनी स्थिति को बदलने में माहिर होता है और उसका ही प्रभाव हम सारे मनुष्यों को, जल के अंदर छिपे जीवों पे, जल के अंदर छुपे वनस्पतियों पे, समुद्र में पड़े जो भी जीव हैं, आकाश मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं। हम मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। हमारे मन का अंतर्मन और कोना कोना प्रभावित होता है। उसका सामान्य प्रभाव आप प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति पर देख सकते हैं। जब वो उसकी राशि से किसी खराब भाव में अच्छे भाव में नहीं जाता तो व्यक्ति के मन को विचलित और परेशान करता है। जब प्रत्येक दिन की बात है, आप कभी उठते हैं देखते हैं मैं बड़ा खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, सकारात्मक भाव जागृत होता है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली से चंद्रमा का ठीक गोचर हो रहा है। और जब आप उठते उठते ही परेशान है, विक्षिप्त है, मन चिंतित हो रहा है, घटित हो रहा है, परेशान है, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो गोचर से सही नहीं जा रहा है। हाँ, उसके संबंध विभिन्न ग्रहों से सही नहीं जा रहे हैं। इस वजह से वो चूंकि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव करता है, समुद्र के जल को प्रभावित करता है, प्राण को प्रभावित करता है, मन और मन के हितों का कारक होता है, इस वजह से उसको भी प्रभावित करता है। यह कुंडली चंद्रमा से प्रभावित है। इस कुंडली में भगवान राम की कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली और जन्म कुंडली में यहां शनि उच्च के, यहां मंगल उच्च के, यहां सूर्य उच्च के, यहां गुरु उच्च के और चंद्रमा का प्रभाव कितना विलक्षण। इस वजह से जो स्थिति कर्क लग्न की भगवान राम की कुंडली में बनी थी वो कुंडली तो अब कभी बन ही नहीं सकती है। पर वस्तुतः ये जो उस कुंडली बनी है इसमें लग्नेश अष्टम भाव में और गुरु से दृष्ट है, जो इस कुंडली का रोगेश है और भाग्येश है। मतलब लग्न के अधिपति चंद्रमा अष्टम में बैठेंगे तो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करवाएंगे। पर व्यक्ति समझदार होगा, जल्दबाजीपन में निर्णय नहीं लेगा, धर्म जागृत है, अध्यात्म जागृत है, चिंतन जागृत है,
रिसर्च जागृत है, अपने ऊपर काम करने का बल जागृत है और नौकरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। यहां व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, उसकी गंभीरता, उसकी इनिशियल एजुकेशन, और ये बहुत बढ़िया होता है। मतलब आरंभ में आपको बड़ी गहरी बात बताता हूं, कर्क लग्न की कुंडली में धन भाव में अगर गुरु बैठेंगे तो भाग्य और छठवें भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे, और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट हो जाएगा तो आरंभ में उस व्यक्ति को जो आप पकड़ा देंगे उसमें वो महारत हासिल कर लेता है। कोई आवश्यक नहीं है कि वो उससे धन कमाए, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं तो व्यक्ति तार्किक है, समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और सबसे अच्छी बात है कि ये अपनी ऊर्जा का समायोजन करना बहुत अच्छे से जानता है। इसको पता है कि मुझे कौन से धन को कहां खर्च करना है। व्ययातिरेक पे इसका संपूर्ण नियंत्रण होता है, कभी भी अनियंत्रित व्यय नहीं होता। आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात है बता रहा हूं। हां, आपका व्यय कभी भी गलत नहीं है। आप अनुभव से युक्त होकर के खर्च करने वाले इंसान हैं। आप कभी भी उल्टी पुल्टी चीजों पे आपका धन नहीं जाएगा। बिल्कुल ही शुद्ध और श्रेष्ठ तरीके से धन कमाने का और खर्च करने का तरीका आपको पता है। और वो क्यों, गौर करिए, मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि वस्तुतः धन कमाने के लिए धन के कारक के रूप में गुरु को जाना जाता है, पर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सिर्फ धन कमाने के ही कारक गुरु नहीं होते, धन के व्यय के कारक भी गुरु होते हैं। क्यों? आपको शायद पता ना हो, या शायद आप लोग जानते ना हो, या फिर वो बात दिमाग में ना हो, पर बहुत अच्छे से समझने की बात है कि आपकी कुंडली में व्यय का कारक कौन है। विचार करिए, कौन है? आप कहेंगे शुक्र है। नहीं, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, वो भोगवाता है। व्यय और सुख में अंतर होता है। व्यय गलत है अगर गुरु कुंडली में खराब है तो, व्यय बहुत अच्छा है अगर गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब होते हैं उस व्यक्ति का व्यय खराब होता है। मतलब वो इधर उधर उल्टे जगह पे उसका धन इकट्ठा नहीं होता, और वो हमेशा ही तितर बितर रहता है, और वो हमेशा ही अपने धन को लेकर के नष्ट प्राय करने में लगा रहता है। वो पुरखों की संपूर्ण संपत्ति को यूं नष्ट कर देगा। अगर उसकी कुंडली में गुरु खराब होंगे तो क्या करेगा? शराब, जुआ, अंडा, पता नहीं क्या क्या, जुआ अड्डा, ये सब वेश्यावृत्ति, मतलब गलत तरीके से, किसी भी तरीके से अतिरेक में जाकर के वो धन को खराब कर देता है। तो क्या बात हुई कि व्यय के भी कारक गुरु होते हैं। मेहनत से धन कौन कमाता है? मेहनत से धन शनि कमाते हैं। आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे, अनुभव देंगे, और तब जाकर के आपको धन देंगे। यानी कि धन जो व्यक्ति जीवन में खूब मेहनत करके कमा रहा है उसकी कुंडली में शनि मजबूत है, या फिर उसकी कुंडली में शनि का कमजोर होना भी कई बार होगा कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा उसके भाग्य का सुख नहीं मिल रहा है, मतलब उसकी कुंडली में गुरु कमजोर है, उसका व्यय कमजोर है, व्यय खराब जगह पे है। सूर्य तात्क्षणिक प्रतिक्रिया देने वाला, मंगल मेहनत करवा करके धन कमाने वाला, पर सूर्य आपको नैतिकीय जिम्मेदारी से युक्त होकर के धन कमाने के कारक होते हैं। अगर व्यक्ति कोई भी गलत तरीके से धन कमा रहा है, मतलब वो इधर उधर से उल्टे पुल्टे जगहों से धन कमा रहा है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, वो कुंडली धनु लग्न की थी, पटना की कुंडली थी। तो भगवान ने कहा मुझसे कि पंडित जी, गुरुजी मैं शराब का व्यवसाय करना चाहता हूं। धनु लग्न की कुंडली थी, गुरु की दशा चल रही थी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा, गुरुजी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी लेनी होती है, वो लोग, उसका नाम बड़े बड़े शहरों में मुझे नहीं पता, वो शराब के जो है वो कराती है ऐसा कुछ, कि आप उसका फ्रेंचाइजी ले लो और फिर वो लोग उसका नाम सुन करके शराब पीने चले जाते हैं कि इस कंपनी का फ्रेंचाइजी खुला है। मैंने कहा ऐसा भी धन कमा के क्या करना? आप धनु लग्न के हैं, गुरु आपकी कुंडली में दशा में है, तो शुद्ध धन कमाइए, श्रेष्ठ जगह से धन कमाइए। तो यही बात यहां भी होती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बढ़िया होते हैं उस व्यक्ति की कुंडली में वो व्यक्ति कभी भी चापलूसी से, गलत तरीके से, किसी को खुश करके, किसी को जी हुजूरी में जाकर के धन नहीं कमाएगा। वो अपने सिद्धांतों पे युक्त होकर के ही धन कमाता है। तो ये सब आपकी कुंडली में, इस कुंडली के लिए चंद्रमा बहुत अच्छे, इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे, इस कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक, इस कुंडली के लिए शुक्र पापक होते हैं, परम पापी के रूप में बुध भी जाना जाता है, और इस कुंडली के लिए शनि पापक ग्रह के रूप में होते हैं। मतलब 3 ग्रह इस कुंडली में पापक ग्रह के रूप में होंगे। चंद्रमा के बाद मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक कारक, और गुरु तीसरे नंबर पे। पर पापी ग्रहों के रूप में सबसे पहले शनि, क्योंकि 6वें, 7वें और 8वें के अधिपति होते हैं। उसके बाद बुध जो 12वें और तीसरे का अधिपति होता है, और उसके बाद शुक्र। मारक ग्रहों के रूप में इस कुंडली में सूर्य होंगे, पर वस्तुतः सूर्य मारक
चंद्रमा मारक का काम बड़ा कम करते हैं, या फिर उन्हें सहायक मारक इसकी उपस्थिति बता दी जाएगी, सहायक मारक की उपाधि से उन्हें विभूषित किया जाएगा। मतलब वो अब किसी पापक ग्रह या शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आएगा, शनि राहु केतु के संपर्क में आएगा, तभी वो संपूर्ण मारक बनेगा। तो सूर्य को देखिए, तो आपकी कुंडली में सूर्य कहां बैठे, बुध के साथ बैठे, यानी कि धन और 12वें के अधिपति का योग लगा। किस भाव में, पंचम का। इसका अर्थ है कि अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, तो धन तो देंगे, पर 0 डिग्री के बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। और यहां पे मंगल जो है वो 27 डिग्री के। इसका अर्थ होगा कि मंगल को सूर्य अस्त करेंगे, और ये जो भाव होगा इस पे राहु और शनि का कोई प्रभाव नहीं है, पर पीछे मंगल आगे राहु, पंचम भाव को पाप कर्तरी लगेगा। इस वजह से पंचम भाव 12वां और दूसरा दोनों ही प्रभावित होंगे। इस वजह से भी कई बार चूंकि व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान और पद प्रतिष्ठा वाली बात है, वो थोड़ी डिग्रेडेशन में चली जाएगी, थोड़ी कमजोरी में जाएगी। कारण क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में पाप कर्तरी में है, बुध 12वें भाव का अधिपति पाप कर्तरी में है, जिसके कारण व्यक्ति कई बार ऋण में दबा रहता है। कई बार हालांकि ऋण में वो निकल जाएगा, ऋण से निकल जाना आवश्यक है और वो जरूरी भी है और हो भी जाएगा, पर 12वें भाव के अधिपति व्यक्ति से जितना वो चाहता है समाज के लिए करना, कई बार वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा है। और कई बार उसके धन का, उसके पैतृक संपत्ति का सुख, उसके जो प्रेम और जो रिकॉग्निशन जो मिलनी होती है, वो कई बार उतना नहीं मिल पाता जितना वो चाहता है, या जितना उसको मिलना चाहिए कर्म करने के बाद। क्योंकि ये दोनों ही भाव, द्वितीय भाव भी परिणाम का है, पंचम, नवम, एकादशवां भाव सुसुरसा का होता है, समाज के लिए देने का, और पंचम भाव आपके मेहनत के बाद किए गए फल का होता है। इसको पाप कर्तरी लगेगा तो संतान में, इसको पाप कर्तरी लगेगा तो यश में, कीर्ति में, मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में, गौरव में, अभिमान में, स्वाभिमान में, इन सब चीजों में, आपकी सक्रियता में, आपके तार्किकता में, आपके दुर्बोध होने में, आपके मजबूत होने में, इन सब में कमजोरी मिलेगी। ये बात मैंने इतनी बताई। इनकी कुंडली में संबंधों को देखिए, मंगल और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का है, ये ठीक होगा। सूर्य बुध का प्रभाव इस भाव को कमजोरी पाप कर्तरी के कारण लग रही है। शनि इस कुंडली में षडबल में सबसे बलवान ग्रह में है, और मंगल यहाँ पे अच्छे नहीं होते, इस वजह से घर में कलह का वातावरण कभी कभी मचेगा, घर से दूरी बनती है, जब जब घर में आएंगे तो मन अशांत होता है। इस वजह से अपने कुल देवता की पूजा, घी का दीपक, पुष्प की माला और मिट्टी के पात्रों का इस्तेमाल ये बहुत आवश्यक होगा। मिट्टी के पात्र और शहद। दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दशम भाव का अधिपति यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतोवा। बजरंग बली की पूजा, मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब आपके जीवन में होना चाहिए। भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का नक्षत्र, शुक्र नीच के हैं, हस्त नक्षत्र के बैठे हैं, चंद्रमा जन्म कुंडली में गुरु के नक्षत्र में, और गुरु ने उसे देखा है, इस वजह से चंद्रमा ठीक होंगे। क्योंकि धर्म भाव का अधिपति जो दार्शनिक बनाता है, उसने चंद्रमा को देख करके आपको दार्शनिकता के प्रभाव में, व्यक्ति नियम कानून में रहने वाला, अनुशासित रहने वाला, पक्ष और विपक्ष को एक मंच पर ला करके उनके बीच में मध्यस्थता करके और न्याय का पाठ पढ़ा देने वाला, किसी भी तरीके से किसी के पक्ष में ना रहने वाला, हमेशा ही उसका भाव तटस्थ होता है और दार्शनिकता के कारण समाज में जाना जाता है। यह सब चंद्रमा के कारण होगा। आप कभी भी किसी भी चिंतन से बाहर निकलने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि केतु का प्रभाव भी चंद्रमा को प्रभावित करेगा। इस वजह से कई बार माता का स्वास्थ्य थोड़ी बहुत दवाइयों के साथ चलेगा और चल अचल संपत्ति बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अपने नाम पे जब कोई काम व्यक्ति करना चाहता है, वैसे इस भाव के अधिपति शुक्र जो है वो, या इस भाव पे शनि की उच्च दृष्टि जा रही है, इस वजह से व्यक्ति भवन वगैरह का सुख भोग लेता है और वो इकट्ठा भी करता है। पर यहाँ ये इशारा हो रहा है कि जितना ज्यादा हो सके अपने ऊपर खर्च करने से ज्यादा बढ़िया होगा। हालांकि व्यक्ति संतुष्ट प्रवृत्ति का नहीं है, क्योंकि शनिवार को जन्मा है, पर फिर भी पत्नी के ऊपर, भाइयों के साथ या बच्चों के साथ व्यक्ति का संबंध अच्छा रहता है। इस वजह से आप अपने दाम्पत्य में अगर कोशिश करें तो माता के नाम पे संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, पत्नी के नाम पे भी संपत्ति इकट्ठा किया जा सकता है, खुद के नाम पे थोड़ा कम, बच्चों के नाम पे भी संपत्ति इकट्ठा की जा सकती है। आपकी कुंडली का चंद्रमा अष्टम में बैठा है, अपने उच्च की राशि से केंद्र में है और अपने नीच की राशि से केंद्र में है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में चतुर्थ पंचम भाव के अधिपति चतुर्थ में केंद्र त्रिकोण का योग, मंगल राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। गुरु का प्रभाव चंद्रमा और गुरु का प्रभाव राहु से प्रभावित हो रहा है। इस वजह से साहस, बल, ढाढ़स ये सब बना करके रखिएगा। गुरु ने अपनी राशि को यहां भी देखा है
और गुरु धर्म भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में या भाग्य भाव के अधिपति होकर के धन भाव में, ये बहुत अच्छा उत्तरोत्तर वृद्धि का। चतुर्थ भाव आपकी कुंडली में थोड़ा कमजोर है क्योंकि इस नक्षत्र के अधिपति अष्टम में भी जा रहे हैं, कुंभ राशि पे अभी 7.5 का प्रभाव है, इस वजह से थोड़ी सावधानी आवश्यक होगी, ये बात है। धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी, 12वें भाव की स्थिति भी ठीक है, खराब नहीं कहूंगा। और 6वां 7वां 8वां, इसमें से 6वां और 7वां भाव प्रभावित है, इस वजह से गीता जी के प्रत्येक दिन नियम से, नहीं तो ये आपको बार बार मृत्यु लोक में पटकेगा, मृत्यु के बाद बार बार, और व्यक्ति को भगवत चरणारविंदों में स्मरण थोड़ा कम होता है। तो भगवान, मैं आपसे विनती करता हूं, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। गीता अपने अंदर आध्यात्मिक चिंतन की वृद्धि के लिए कम से कम किसी एक पुराण का तो अध्ययन आवश्यक है। आप गणेश पुराण पढ़ सकते हैं, हनुमान अंक पढ़ सकते हैं, पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, स्कंद पुराण पढ़ सकते हैं, गीता जी का अध्याय अध्यापन कर सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। हाँ, लोग कहते हैं गीता जी में सभी सवालों के उत्तर हैं, तो रामचरितमानस में नहीं है क्या? रामचरितमानस में भी है। हमारे सनातन धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो आपको आपकी उलझनों से बाहर निकालने में उसकी महत्ता कम है? बताओ। कोई भी एक ग्रंथ, चाहे गीत गोविंद हो, चाहे भक्तमाल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी उठा करके देखिए। तुलसीदास की कवितावली, दोहावली, क्या उसमें ऐसे पक्ष नहीं है जो आपके संपूर्ण जीवन के उत्तरों का उत्तर दे सकती है? सब प्रत्येक सवाल का बिल्कुल देती है। हमारे सदग्रंथ लिखने वाले लोग बड़े प्रबुद्ध थे और हम उतने ही निकृष्ट होते जा रहे हैं। हमारी पूर्वज की स्थिति बड़ी ही धनवान थी, हम प्रत्येक दिन गरीब होते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज बड़े ही विद्वान थे, हम प्रत्येक दिन कलुषित और कंगाल होते जा रहे हैं। हम सिर्फ धनवान हो रहे हैं, हम सिर्फ धनवान हो रहे हैं, सिर्फ धनवान हो रहे हैं। बाकी इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी बचेगा नहीं। आपके पास हो सकता है कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वैभव, पता नहीं क्या क्या है, पर वो जरा जो चीज उन्होंने हमें दे दी, क्या हम अपने आने वाली संततियों के लिए दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे और कैसे हम पे वो गुमान करेंगे? विचार करिए। यही बात मैं भी सोचता हूं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। आप जरा विचार करिए, हमारे पास हमारे पूर्वज कितने बलवान थे जिन्होंने हमें इतने सारे ग्रंथ दिए, इतने सारे सूत्र दिए, इतने सारे व्याख्यान कर करके अपनी पूरी जीवन की स्थिति लगा दी, घस दिया कि हमारे आने वाली संततियों को इससे फायदा हो जाए। उनके अगर आर्यभट्ट के सिद्धांत नहीं होते तो क्या धरती से आसमान की दूरी तय करी जा सकती थी? नहीं। क्या अगर खोज नहीं हुई होती, इतनी सारी चीजें अगर हमारे उपनिषदों में नहीं लिखे गए होते, तो विचार करके देखिए कि हमारा जीवन कितना कठिन होता। और आपका वैज्ञानिक पक्ष मजबूत होकर के भी क्या कर रहा है? उसने सिर्फ आपको लोभी, लालची, प्रमादी और घमंडी ही बनाया है। बहुत ही, अगर आप विचार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन वैज्ञानिकों ने नाक में दम कर रखा है। ये बड़ी गहरी बात है। तो भाग्य भाव ठीक है, चतुर्थ भाव थोड़ा कमजोर है, दशम भाव ठीक होगा। लग्न भाव, लग्नेश और लग्न पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि है, इस वजह से आयु तो दे देंगे पर उसमें कभी कभी निराशा भी रहेगी। और एक वजह से अगर देखें तो शनि मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली को प्रभावित भी कर रहा है। मंगल की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि मंगल पे। भगवान, बहुत ज्यादा उत्थान पतन में ना लगिएगा, बिल्कुल ही जीवन को सलीके से जीना है, बहुत ज्यादा मिसमैच ना करिएगा, बहुत सारी चीजों को घोंच पोंच मिला करके मत रखिएगा, एकदम सटीक, एकदम सभ्य, बहुत कम चीजों से अपनी आवश्यकता कैसे पूरी की जा सकती है, इस पे विचार करिएगा। क्योंकि गुरु राहु के संपर्क में, मंगल शनि राहु के संपर्क में, मंगल शनि के संपर्क में, शनि मंगल के संपर्क में, चंद्रमा अष्टम में और उस पे केतु का प्रभाव, शुक्र हो गए नीच के और पंचम भाव हो गया पापकर्त्री। तो कमजोरी तो यहां भी है, विचार करने की बात है, कमजोरी भी है, पर अच्छाई क्या है? भाग्य इसका ठीक होना। चतुर्थ भाव में मंगल लग्नेश होकर के, कारक होकर के अगर बैठा कोई ग्रह, मंगल का चतुर्थ भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। हां, क्योंकि दशम भाव के अधिपति का संबंध अष्टम भाव के अधिपति से हो रहा है। इस कुंडी के सर्वाधिक योग कारक ग्रह पे किसकी दृष्टि है? किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। पीछे नीच के शुक्र बैठे, आगे सूर्य बुध अस्त या कमजोर या फिर पापकर्त्री में स्वयं को उलझा रहे हैं। इस वजह से चिंतन में, मनन में, मन के शांत होने में, और जहां तक आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो अपने आप को थोड़े स्थित कर ले। मैंने कल ही के गीता जी के कार्यक्रम में बात कही थी कि आपका संबंध किसी से नहीं है, आप असंबंधी बन जाइए। मतलब
ये मेहनत करने के बाद यश मान पद प्रतिष्ठा अगर होगा तो कभी भी अपने दिमाग में अपने खिलाफ तर्क वितर्क ना करिएगा, क्योंकि ये सूर्य और बुध आपको तार्किक और ज्ञानी बना रहे हैं। पर निश्चित रूप से गुरु के ऊपर जो राहु का प्रभाव जा रहा है वो कई बार आपके होप और आपके ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति को कमजोर भी कर रहा है। इस वजह से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विचार में खो जाते हैं तो निकलते नहीं है, चंद्रमा यही इशारा कर रहा है। पर गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि का होना और साथ ही साथ जन्म कुंडली में शुक्र की उच्च दृष्टि यहां पे भाग्य भाव पे पड़ेगी और गुरु और शुक्र कम से कम निकटस्थ होकर के बैठे हैं। लग्न पे किसी भी तरीके से अगर विचार करें तो शनि का तो संबंध है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी होगी, पर राहु का संबंध नहीं है, इस वजह से ठीक भी है। वहां पे कुछ कुछ ठीक भी है। बाकी की चीजें मैं आपको बताता हूं। षडबल में शनि बलवान होंगे, सूर्य सबसे कमजोर होंगे। धन भाव के अधिपति सूर्य को बल देने की आवश्यकता होगी। अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। लाभ और भाग्य धन भाव के अधिपति 12वें के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से बुद्धि का व्यय न करिएगा, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क न करिएगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देना है। जितना ज्यादा हो सके अनुशासित रहिए और धर्म को याद करते रहिए। क्लियर है? सूर्य आपकी कुंडली में विशाखा के हैं, 0 डिग्री के हैं, मृतप्राय हैं या कमजोर हैं। इस वजह से सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, मंदिर का दर्शन, शिव जी को शहद और साथ ही साथ पीसी हुई चीनी धन भाव की मजबूती के लिए अर्पित करिए। आप चरित्रहीन नहीं हैं, पर आपके साथ उटपटांग हरकतें होती रहेंगी। उसके पीछे का कारण राहु का प्रभाव गुरु पे और मंगल शनि का प्रभाव एक दूसरे पे। बुध आपको कुतर्की न बनने दे, इसका ध्यान रखिएगा। चंद्रमा आप पे दर्शन देंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। शिव जी की पूजा इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी होगी। गाय माता की सेवा बहुत अच्छी होगी। निरंतर कम से कम गणेश स्तुति अवश्य किया करिए। अभी आपकी कुंडली में दशा में है बुध के, इस वजह से व्यय पे, स्वास्थ्य पे और जो भी काम बिगड़ता हो उससे बहुत ज्यादा परेशान और हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली के लिए सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए 7 तारीख अच्छी रहेगी, 7 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए वृश्चिक और मीन राशि के लोग अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए विवाह वगैरह में अगर तुला राशि की जाति का, कुंभ राशि की जाति का और कन्या राशि की जाति का अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। इस कुंडली में शुक्र और गुरु निकटस्थ हैं, पर दशम भाव पे और दशम भाव के अधिपति पे शनि का संबंध है। गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं। मेहनत करेंगे तो आपकी कुंडली में अच्छे पद पे अधिकारी बनने का भी संपूर्ण योग है। ये भी मैं डायरेक्शन में लिख के दे सकता हूं। योग बहुत अच्छा है, नक्षत्र बहुत बढ़िया है। ये आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी कुंडली में बढ़िया है। मंगल आपकी कुंडली में समझदार, धनवान, संपत्ति से युक्त और एकाग्रता में कमी ऐसा कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में कुसंग में जाने वाला बना सकता है। गुरु आपकी कुंडली में बुद्धिमान, ज्ञानी, एजुकेशन से युक्त और एजुकेटिव माइंडसेट का बनाते हैं। कभी भी व्यक्ति किसी को भी ठगता नहीं है, नुकसान नहीं करता, विश्वसनीयता हासिल करता है, बेरोजगार नहीं रहता और धनपति बना रहता है। लग्न के अधिपति का 6वें में 8वें में जाना आपको विपरीत परिस्थितियों में फंसाएगा। उलझिएगा मत, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डाल करके किसी भी चीज पे सोचिए मत, भगवान के भरोसे छोड़ के आगे बढ़िए। धन भाव के अधिपति का 4th में जाना, पर जन्म कुंडली में मित्र की राशि में ये केंद्र त्रिकोण का योग। शनि केंद्र के अधिपति होकर के दिग्बली होकर के बैठे हैं, पश्चिम दिशा में वो अति विशिष्ट कारक भी हो जाते हैं। सूर्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर है, अगर बल देंगे तो धन भी आएगा। पराक्रमेश जन्म कुंडली में और 12वें भाव के अधिपति होकर के बुध जन्म कुंडली में पापकर्त्री में फंसे हैं। इस वजह से बुद्धि विषम हो सकती है। कई बार गलत और सत्य के बीच का भेद पता लगाना आपके लिए मुश्किल भी होगा और कई बार कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी होगी। दूसरों की चीज को अपना बनाने में दिक्कत होती है, ऐसा भी हो सकता है। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। छोटे बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध कमजोर हो सकते हैं। ऐश्वर्य में और सुखों में कमजोरी हो सकती है। टेस्ट विकसित करिए, रंग अच्छा पसंद करिए। पत्नी का सुख संपूर्ण न मिले, इसलिए कुंडली मिला करके करना है। वैसे आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ जो ग्रह बैठा है वो आपकी कुंडली में चंद्रमा ही है, आत्मकारक ग्रह, और वो भाग्य भाव के अधिपति से केंद्र में है, ये ठीक होगा। नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा उच्चके हो जा रहे हैं, ये और भी अच्छी बात होगी, घबराने की बात नहीं है। लग्नेश उच्चका हो रहा है, शुक्र भी बढ़िया हो जा रहे हैं। इस वजह से एक वक्त पे आने के बाद 33वें वर्ष के बाद 34वें वर्ष के बाद व्यक्ति धनपति बनता है। क्लियर है? ये आपकी कुंडली में गुरु थे।
शुक्र आपकी कुंडली में ठीक है, और मैथुन ना करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अभी ब्रह्मचारी अगर हैं तो इसको और भी आगे बढ़ाइए। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। मेरे पास एक कुंडली आई थी परसों दुबई से, तो भगवान ने पूछा, मुंबई के थे, कहा भी था शायद आप लोगों को, नहीं कहा नहीं था, कार्यक्रम में है बता देता हूँ। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि पंडित जी दुबई में ही बस जाना चाहते हैं, घर ले लेना चाहते हैं। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले अब यहीं रह जाएंगे। मैंने कहा कि फिर क्या होगा? बोले बहुत बढ़िया है यहाँ, बहुत सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा है। मैंने कहा फिर क्या होगा? तो बोले पंडित जी क्या पूछ रहे हो? मजाक चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कहा, पर मैंने कहा अरे भगवान, आप ज्योतिषी के पास आए हैं, मैं आपको सिर्फ ज्योतिषीय समाधान दूंगा तो ना तो मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, ना तो आपका तो हो नहीं रहा, क्योंकि आप सोच बैठे हैं कि मुझे दुबई में मरना है। मरने के लिए हमारे यहां तीर्थ बनाए गए हैं, मरने के लिए हमारे यहां तीर्थ बनाए गए हैं। काशी, वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, जगन्नाथ, ये सब आप मरने के लिए काशी क्यों नहीं आ जाते? आप जमीन लेना चाहते हैं वहां से तो यहां सस्ता ही मिल जाएगा, यहीं ले लो। महाराष्ट्र के हैं, आपके महाराष्ट्र में आप नर्मदा नदी के किनारे मर जाइए, मध्य प्रदेश में जबलपुर के किनारे मर जाइए। अरे मरना ही है ना, बसना ही है तो इनके किनारे बस जाओ। क्यों वहां पे मुसलमानों के कब्र में अपने नाव को लेके जा रहे हैं? विचार करिए। उनकी बुद्धि खुली, बोले पंडित जी भारत में ही मरेंगे, 15 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद बुध की दशा आ जाएगी, शनि की दशा में जीवन भर काम करेंगे, मकर लग्न की कुंडली थी, जीवन भर काम करिए, उसके बाद मरना है तो यहां आ जाइए, क्या दिक्कत है? मरने के लिए हमारे यहां तीर्थ क्षेत्र बने हैं, जहां मरने पे व्यक्ति पूरी को प्राप्त करता है। इस वजह से बहुत ही विचारणीय बात है। आध्यात्मिक उन्नति अपना जिस तरीके से हो सके हमेशा करते रहिए, चाहे ग्रंथ को पढ़ करके, चाहे किसी भी तरीके से, ये बहुत आवश्यक होगा। अब बाकी की कुंडली मैं कल बताऊंगा। नक्षत्र बता देता हूं। नक्षत्र आपकी कुंडली में हस्त बहुत अच्छा होगा, विशाखा बहुत अच्छा है, उत्तराषाढ़ा बहुत अच्छा होगा, मृगशिरा, पुनर्वसु और श्रवण, ये सब नक्षत्र अच्छे होंगे। अनुराधा भी बहुत बढ़िया है। दिशा आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मित्रता वृषभ, मीन और वृश्चिक वालों से, शत्रुता न करें धनु, कुंभ, मिथुन, सिंह और मेष वालों से। राजनीति वगैरह का योग आपकी कुंडली में बिल्कुल है, आप चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी बनने का योग आपकी कुंडली में बिल्कुल है, जा सकते हैं। विदेश सेवा, विदेश गमन, यात्रा में रह करके धन कमाना, गंभीर काम करके धन कमाना, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। फल और सब्जियों का क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जाए इस पे आप विचार कर सकते हैं। नदियों को कैसे सुरक्षित किया जाए आपकी कुंडली में, इससे 12वां भाव ठीक होगा। बाकी की चीजें मैं कार्यक्रम में श्राम वाले में बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।